नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। और मैं हूं आप सबका अपना दोस्त जय सिंह मौर्य। आज हमने क्लास 11th का सेकंड चैप्टर समाप्त कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज में मैं आपको चीजें बता देता हूं। मैं डिटेल में हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलूंगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। टेक्स्ट बुक होने के बाद आपको फील आएगा कि क्या क्वेश्चन कैसे है, और इसको आप पहले कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, डायरेक्टली देखने आ गए हैं वीडियो, तब भी स्वागत है आपका, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा चीजें। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा धीरा बोलूं। ठीक है? धीरे बोलूं, धीरा नहीं। आइए, आज चश्मा भी नहीं है, टूट गया थोड़ा सा। चमक रहा आप लोगों को कि मुझे ही लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को भी चमक रहा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड कभी मैं व्हाइट नहीं रखता हूं। ये पीपीटी है, जिससे मजबूरी है कि बैकग्राउंड व्हाइट ही रखूंगा। ब्लैक रखूंगा तो ऐसा दिखेगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, choose correct option. The branch of chemistry which deals with the study of separation, identification and quantitative determination of the composition of different substances is called. अगर हमने ध्यान से देखा होगा तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? यही थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के बारे में मैंने समझाया, आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझाया, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन दोनों के बारे में समझाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है? डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी, केमिस्ट्री की। पहले चैप्टर में हमने बताया था केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में, मैं फिर से यहां मेंशन कर दे रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इतनी केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था जो मेनली हमको पढ़ने होते हैं, या जो आपकी टेक्स्ट बुक में कैटेगराइज किया गया है। क्लियर है? समझ में आ रही हैं बातें? चलिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुत आसान से हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Which one of the following property of matter is not quantitative in nature? कह रहा है क्वांटिटेटिव इन नेचर। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटिटेटिव के बारे में, तो आपको एक चीज बताया था, जहां भी हाउ मच या हाउ मेनी की बात करेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। अगर आप मास लोगे तो मास को ध्यान से समझो, हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम होगा, 2 किलोग्राम। किसी ने बोला कितना मास, तो आप बोलोगे सर x ग्राम, x किलोग्राम, y किलोग्राम, समथिंग समथिंग। किसी ने कहा सर लेंथ के बारे में, तो आप लेंथ भी बता दोगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी है। वॉल्यूम के बारे में कोई बात करेगा तो वॉल्यूम के बारे में बता दोगे आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। ये क्वांटिटेटिव, ये सभी क्वांटिटेटिव है नेचर में। ठीक है? क्वांटिटेटिव इन नेचर। बट जब आप कलर की बात करोगे तो कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसके लिए क्वांटिटेटिव नहीं करते हैं। भाई कैसे आप बताओगे ग्रीन कलर है, कितना ग्रीन है? ऐसा थोड़ी होता है। या तो ग्रीन है तो ग्रीन है, व्हाइट है तो व्हाइट है, ब्लैक है तो ब्लैक है। क्लियर है बात? पक्का क्लियर है? आइए आगे बढ़ते। ठीक है। SI यूनिट ऑफ मास। अब SI यूनिट ऑफ मास की बात करोगे
तो ध्यान से समझना, क्या समझना था ध्यान समझना। एसआई यूनिट की बात करोगे तो एसआई यूनिट मैंने आपको याद करवाया था, अगर लेंथ था तो उसका एसआई यूनिट क्या था, मीटर। याद आया? याद आया? बिल्कुल। मास था तो उसका एसआई यूनिट क्या था, किलोग्राम। याद आया? टाइम था तो उसका एसआई यूनिट क्या थी, सेकेंड थी। ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर था तो उसकी यूनिट कितनी थी, केल्विन थी। याद आया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात किया था तो उसका क्या मोल आया था? अरे आया था कि नहीं आया था मेरे भाई? आया था ना। इंटेंसिटी की बात की थी आपने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की थी तो कैंडेला आया था। अरे आया था कि नहीं आया था? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, क्या ये आया थे? 7 हमने याद करवाए थे, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लिखे हैं, जो कि जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें पूछा है कि मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और आपको सातों याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया है, मैं पूरा यहां बताऊंगा तो आप वीडियो क्यों देखोगे? फिर वीडियो किस लिए बताया भाई? अगर मैं एक्सरसाइज कराते वक्त पूरा डिस्कस करवाता चलूंगा फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये लेक्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो लेक्चर जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा, मजा तभी आएगा दोस्त। चल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ध्यान समझना, अगर आपसे कोई कहे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और ऐसा कुछ लिखा हो 1.50 इंटू 10⁴ ग्राम, कभी भी इनका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। सारे के सारे, ध्यान सुनना, सारे के सारे जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कंफ्यूजन सिर्फ जीरो वाले में। अब आपने कहा सिर्फ जीरो वाला ये होगा कि नहीं होगा, हमने कहा सुनो, एक रूल याद आया कि डेसिमल में जो लास्ट में जीरो होते हैं, डेसिमल है, अगर डेसिमल में किसी नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो काउंट होगा। तो आपने कहा ये भी काउंट होगा, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। और देखिए ऑप्शन में क्या है, 3। इसका क्या है, किलोग्राम, इसका क्या है, कलर। आराम से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई इन अवेगाड्रो ध्यान सुनना, इन अवेगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, अच्छा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपसे अब कोई पूछे कि कितना होगा, तो देखो भैया ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इनका नहीं काउंट करता। तुमने कहा सर इसका तो मेरे को पता है, नॉन जीरो तो होंगे, ये जीरो कैसे होगा? हमने कहा सुनो, डेसिमल है तब तो जीरो का तो बड़ा महत्व है, अगर डेसिमल है नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आप घुसाते हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काम करेगा। तो कितना होगा इसका आंसर, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, 5 का है भाई मेरे, जब 4 हैं तो 5 किस लिए, कितना होगा, 4। गिनो ना आप, 6022 कितने हुए, 4। डेसिमल थोड़ी ना होता है वो, कोई नंबर थोड़ी ना है। आगे बढ़ता, बाई डीकंपोजिशन, ध्यान सुनना, बाई डीकंपोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस विल बी। क्या बात है, कितने क्वेश्चंस करवाए। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, डिकम्पोज मतलब है हीट करोगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड, और ये गैस में होता है। तो कह रहा है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो 25/100 कर दो। तुमने कहा ये 100 कहां से आया, ध्यान समझो। अरे मेरे भैया कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना होता है, निकालो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, क्योंकि 3 है,
तो हो जाएगा, ये तो 52 हो गए प्लस 48 हो गया, इसको ऐड कर लेना 100 आएगा। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 किया तो कितना आया, 1/4 मोल आया। कितना आया, 1/4 मोल आया। 1/4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मोल बनेगा, तो तुमने लिखा क्या लिखा, ध्यान सुनना कि 1 मोल, ध्यान समझो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो 1/4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1/4 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। और 1/4 मोल में कैल्शियम ऑक्साइड का मोलकुलर मास कितना होगा, 40 + 16 बराबर 56। और 56 में जब इसको ग्राम में चेंज करना है तो उसके मोलकुलर मास से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, समझाया हुआ है, बताया हुआ है। 56 करोगे आप तो कितना आएगा, 4 से उड़ा दो 14, कितना जाएगा, 14 ग्राम। कितना जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। देखो ना, बहुत सिंपल है। मैंने कहा था कुछ भी दिया हो, कुछ भी करना हो, मोल में चेंज करो, मोल से अपने को फीलिंग आएगी, और मोल से अपने को फीलिंग आएगी तो हम समझ पाएंगे। स्टोइकियोमेट्री भी आएगा अभी आगे। क्या है स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री क्या है, वो रिलेशन बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में रिलेशन बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने मोल से रिएक्ट करके बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका। आगे बढ़े, चलिए। ये व्हाइट आते ही चमक जाता हम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, नहीं, हाँ हो गया था ना ये एफ जी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाई कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। इसको आप जला रहे हो, क्या CO2 बनेगा, क्या 2H2O बनेगा? अरे बात बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या यहां पे 2O2 लिखेंगे हम? ये बैलेंस रिएक्शन है। कैसे बैलेंस करते हैं ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो जाके देखिएगा स्टोइकियोमेट्री वाला, वहां आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे होगा ये चीज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आइए, 12 ग्राम ऑफ मेथेन, 12 ग्राम ऑफ मेथेन, तो अब लिखोगे 12 डिवाइडेड बाई 16, कितना आ गया, मोल आ गया, कितना आ गया, 3/4 मोल आ गया। अरे आया कि नहीं आया मेरे भाई? किसके बारे में बोल रहा? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूसेस बाई कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मेथेन। तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे? आप पहली लाइन लिखोगे, देखना, 1 मोल, आप लिखोगे कि 1 मोल CH4, इसके नीचे लिखता हूं, जगह कम थी इसलिए साइड में लिख रहा हूं। 1 मोल CH4 प्रोड्यूस करेगा 2 मोल H2O। कितना? 2 मोल H2O को प्रोड्यूस करेगा। अब सोचो अपने पास डेटा कितने का है? 3/4 मोल का है। 3/4 मोल CH4 का है, तो क्या 2 × 3/4 मोल H2O प्रोड्यूस होगा? क्या 2 से 2 उड़ा दो तो क्या 3/2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा? अपने को ग्राम में पूछा है तो 3/2 लिख दो इंटू H2O का मोलकुलर मास कितना होता है? 2 × 1 + 16, वाटर का 18 होता, मैंने याद करवाया हुआ है, नहीं याद है तो जाके देखिए। 9 हो गया, कितना हो गया? 27 ग्राम। कितना हो गया? 27 ग्राम। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, 27 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है ना? मजा आ रही है? मजा तो आएगा ही। 2 elements A, atomic mass 75, and B, atomic mass 16, combine to give a compound having 75.8% of A. The formula of the compound. देखो, तरीका मैंने बताया, यहां मैं तो आपको दूसरा मेथड बताता हूं, मेरा फेवरेट मेथड। देखना जरा, AXBY मान लो, ठीक है? AXBY मान लो। तुमने कहा सर हम जल्दी में, ये ऑप्शनल है ना भाई। अगर कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो उसको सब्जेक्टिव नहीं बनाया जाता।
बात समझिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछा तो इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करेंगे, जरूर थोड़ी है कि सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। कोई नहीं बोलता कि कैसे सॉल्व करना। देखो ए जो है कितना है, 75.8% है, ठीक है। तो बी कितना होगा, अरे हमारे भैया 100 में से घटाइयो ना 75.8%, तो कितना आ जाएगा 24.2%। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा। तो ए ध्यान समझना, पहले क्या लिखेंगे, ए 75.8, बी 24.2 लिखेंगे। गिव ए कंपाउंड हैविंग 75% ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 75.8% में इससे भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे। भाग कर दिया हमने। बी है 24.2, तो इसमें भी भाग करेंगे किसका, एटॉमिक मास 16 है, 16। देखो ना, दो ही लाइन में हो जाएगा। पहले ये लिखा, इसको भी मत लिखो, सीधे ये लिख दो। अब तुमने उड़ाया, ध्यान समझना, तुमने उड़ाया तो लगभग 1 आया, तुमने उड़ाया तो लगभग 1 आया, तुमने उड़ाया तो लगभग 1.5 आया। बहुत इत्मीनान से देखो। तुमने कहा सर ये 1 तो नहीं आएगा, हमने बोला था ना अप्रोक्स इंपेरिकल फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है। ओहो, तुम कहा सर तो गड़बड़ हो गया, मेरे को तो आता ही नहीं है। अरे तरीका नहीं बताया था, डब्बा बना लो। अब देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। तो ए के भाग करोगे लगभग 1 आएगा, ये भी भाग करोगे तो लगभग 1.5 आएगा, क्योंकि वहां कैलकुलेटर लेके थोड़ी ना बैठे हैं। अब देखो ना, कभी भी b 1.5 नहीं होता, डेसिमल में नहीं हो सकता, पूर्ण नंबर होंगे। तो तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a2 हो जाएगा और ये b3 हो जाएगा। और इत्तेफाक से ऑप्शन भी मैच ही कर रहा है a2 b3 का। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपने कहा सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिएगा सेकंड मेथड जो हमने बताया था आप लोगों को, एक में एलिमेंट लिखना था, एक में परसेंट लिखना था, और इसमें परसेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास लिखना था। फिर यहाँ पे रेशियो निकालना था और इसी को सिंपलेस्ट करना था। तो ए लिख लो 75.8, बी लिख लो 24.2, 75.8 डिवाइडेड बाई 75 कर लो, 24.2 डिवाइडेड बाई 16 कर लो, ये लगभग 0.99 के आसपास आएगा। हम मान ले रहा हूं 0.99 आ रहा है, नहीं 0.99 कहाँ आएगा, ये 1.012 जो भी आएगा 0.1 के आसपास आएगा। और ये करूंगा तो 1.5 और 1.51 आएगा। और इसको जब सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो देखो जरा, 1.1 से भाग कर दूंगा मैं तो क्या आएगा 1 और 1.5 के आसपास आएगा। और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो बना लो, आप कर लोगे, ठीक है। चमक क्यों रही है, चश्मा नहीं लगा इसलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलता है। द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, अच्छा देखो, आओ पेपर लीक करते हैं। नीट, मुझे पता है जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक नीट 2021 का पेपर हो चुका होगा। और नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार तरीके से आया है। उसमें कार्बन 78% दे रखा था, बोला था इन्हें हाइड्रोकार्बन, कार्बन इज 78%, देन फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। कितना गजब का, देखो पेपर लीक नहीं हो गया। अरे भाई आप 11th के हैं और आपके स्टेट बोर्ड से अगर क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आ जा रहा है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? हमारे बच्चे तो कर लेंगे। देखो जरा, तुमने कहा सर वो अभी डब्बा बना के किया था, डब्बा बना के कर लोगे, यहाँ पे कार्बन रख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो। तो उन्होंने कहा हाँ सर। हमने कहा डायरेक्ट करते हैं एक लाइन में। देखो सी कितना परसेंट है, 79.87,
हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो, तो घटाने की जरूरत नहीं है, 20.13% हो जाएगा। लिखो C 79.87 डिवाइडेड बाई 12, H 20.13 डिवाइडेड बाई 1। कैलकुलेटर की जरूरत मुझे पड़ेगी क्योंकि मैं इतना भी बड़ा कैलकुलेटर वाला नहीं हूं और मुझे भी टाइम बचाना है क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है। ठीक है, 79.87 डिवाइडेड बाई 12, 6.65 आएगा, 6.65। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 20.13। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो C 6.65 में 6.65 का भाग दे दो, तो हाइड्रोजन 20.13 में भी 6.65 का भाग दे दो, तो 20.13 भागे 6.65 और ये आ गया 1, ये आ गया 3.02। 3.02 तो अपने को पता है, नियरेस्ट लेते हैं, नियरेस्ट इंटीजर लेंगे तो CH3 हो जाएगा। और इत्तेफाक से जो नीट 2021 में क्वेश्चन आया था उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 था। अब बताओ तुम कहते हो कि यार सर हमारे बस का तो है ही नहीं है, सर हम नीट की तैयारी कहां से कर पाएंगे, हम IIT नहीं कर सकते, हमारा लेवल नहीं है। अगर आपका उद्देश्य कुछ और है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं स्वागत है। मैं तो हर एक फील्ड को सपोर्ट करता हूं। आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो मत पढ़ो, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, सिंगिंग का है तो आप सिंगिंग में जाओ, डिग्री लो, पढ़ो। कंप्यूटर में कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करो। हालांकि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जानी है, आपको कुछ भी करना है, बिजनेस करना तो MBA फील्ड से जाओ। सबके लिए कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप कभी मत ये सोचो कि जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी स्पेशल के लिए नहीं होती हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए ही होती हैं जो छोटी छोटी चीजें सीख के आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो पिक्चर है, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी इसलिए है कभी ये आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, जब आप हर चैप्टर पढ़ लोगे तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे नीट के, CET के या फिर JEE मेंस, JEE एडवांस के, तो आपको लगेगा यार सब पढ़ा हुआ सब कर सकते हैं। तब आपके अंदर क्षमता आएगी कि हम करेंगे। और ये सिलसिला शुरू होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद। ये जो अगला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल है इसमें। और प्रैक्टिकल में क्या ना, प्रैक्टिकल को आप पढ़ के समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया? CH3 ओके, आगे बढ़ते हैं। How many grams of oxygen will be required to react completely with 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम? तो पहले रिएक्शन लिखें, एल्युमिनियम से ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है। ऑक्सीजन कहीं लिखा है? नहीं। अगर ऑक्सीजन लिखा तो O2 मानेंगे, मैंने आपको ये बताया है, और ये बनेगा Al2O। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार AlO क्यों नहीं बनाया? अरे भाई AlO क्यों नहीं बनाया? आओ जरा चांद के पार ले चलते हैं तुम्हें। एल्युमिनियम पे चार्ज +3 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, और ये जब भी एक दूसरे से जुड़ेंगे, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो क्या बनाएगा? Al2O। ठीक है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? तुमने कहा सर बैलेंस कर दो, तो हमने कहा बैलेंस करना तो 3/2 लिख दे रहा हूं। सुनो 2Al कर दूं मैं इसको? नहीं, रिएक्शन में बैलेंस। तूने कहा सर बैलेंस कैसे करेंगे? देखो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है, बट्टे बट्टे में लिखने में कोई मतलब नहीं है। बैलेंस कैसे करना? अरे एल्युमिनियम बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, हो गया बैलेंस। नहीं समझ में आया? अरे हमारे भैया इधर देखा, देखो तो इधर 2 एल्युमिनियम है तो इधर भी 2 कर लो, कर लिया तुमने।
इधर 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 बनाओ। अब 3 कैसे बनेगा? तो 3/2 करोगे तब ना 3 बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तुमने कहा सर ये बटे में हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो सीधे सीधे लिखना है। तो देखो तुम्हारे लिए बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 4Al हो गया, क्या 3O2 हो गया, 2 से कट गया ना, क्या ये 2Al 2O3 हो गया, यही तो लिखा था पहले। डायरेक्ट नहीं आता समझ में। बोल रहा है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? तो हमने कहा देखो 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट, 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट 3 मोल O2। भैया ऑक्सीजन बोला है क्वेश्चन में, ओ मत मान लीजिएगा, ओ मान के करेंगे तो गलत होगा। मैंने आपको बताया अगर कहीं भी ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा तो O2 मानना। हाँ तो 1 मोल 1 मोल एल्युमिनियम क्या 3/4 मोल O2, क्या 3/4 मोल O2 से रिएक्ट करेगा और 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम समझते हैं? अरे इसका जब मोल निकालोगे 27/27 तो कितना आएगा? 1 मोल आएगा। कितना मोल आएगा? 1 मोल आएगा। अरे हमारे भैया यही लिख दें, 1 मोल का कितना हो गया? 27 ग्राम एल्युमिनियम। दोनों मेथड से करो, आपकी मर्जी है। 27 ग्राम एल्युमिनियम क्या 3/4 इंटू O2 कितना है? 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? 4 से उड़ा दो, 8 हो गया। 24 ग्राम O2। मैंने देखा नहीं ऑप्शन, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन में। अरे हाय भाई काहे नहीं होगा? सही कर रहे हो तो होगा ही। अरे समझे कि नहीं समझे? 24 ग्राम O2। ठीक है, चाहे ग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, चाहे ग्राम को मोल में चेंज करके फिर मोल से निकाल लो। कहानी तुमको आती है, बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार समझाया है ये चीज। आइए जे स्टार जैसे in CuSO4.5H2O the percentage of water is, वाह परसेंटेज कंपोजिशन का है। देखो परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? इस कंपाउंड में वाटर कितने हैं? 5 इंटू इसका मास कितना होता है? 18 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास वो कितना होता है वो हम निकालेंगे और इंटू करेंगे 100। क्या करेंगे? 100। अब आओ निकालते हैं। Cu हो गया 63.5 प्लस सल्फर हो गया 32 प्लस 4 गुणे 16 प्लस 5 गुणे 18। ठीक है, ठीक है। पेन कलर सही नहीं दिख रहा? अब सही दिखेगा। देखो 6 3 9 9 2 95.5 इसको ऐड किया मैंने। हाँ प्लस 16 चुका 64 64 प्लस 90। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लियो इससे, तो 95.5 प्लस 154 हो गया। कितना हो गया? 154 हो गया। और इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 4 ऐड हो जाएगा इसमें 9, 5 हो जाएगा 14, 249.5। सही है ना? 154 में अगर 90 जोड़ दोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 249.5। तो परसेंटेज ऑफ H2O क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, 90 डिवाइडेड बाई 249.5 गुणे 100। अब कैलकुलेटर का यूज करना, देखना क्या हो जाएगा। ये तो हो गया 9000 डिवाइडेड बाई 249.5। तो 9000 में जब आप भाग करोगे 249.5 का तो आएगा 36.07%। और ऑप्शन देख के लग रहा है 36%। अब आप कहेंगे सर हम तो काट ही नहीं पाएंगे। एक तरीका बताऊं आपको काटने का? बताएं क्या? देखो इसको लिख लो 9000। तूने कहा सर 9000 कहां लिखा? हमके बात मत लिखो, मत लिखो भाई।
क्या 90 इंटू 100 लिख सकते हो? मैं फिर से बता रहा हूं भैया, ये हो चुका है। डिवाइडेड बाई 249 को क्या 250 मान सकते हो? अरे मान लो, आंसर सेम आएगा, मैं बोल रहा हूं लगभग 36 के आसपास आएगा। तुमने कहा ये हो 5 से उड़ा दिया तो 2 आ गया 25, 5 से उड़ा दिया 18, 18 गुड़े 2 कितना आ गया हमारे भैया? 36। बाबू देखो, तो स्किल होना चाहिए। कर गुजर जाएंगे हम उस कारवां से, कर गुजर जाएंगे हम उस कारवां से जिस कारवां में पैर रखना मुश्किल है औरों के लिए। अरे भाई, आपके पास अच्छी तकनीक है, अच्छा दिमाग है, सोचने का तरीका है, तो अच्छी अच्छी कैलकुलेशन सेकंडों में आएगी। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। When two properties of a system are mathematically related to each other, the relation can be deduced by working out mean deviation, नहीं, plotting a graph, plotting a graph। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, PV इक्वल टू nRT के समय, अगर प्रेशर को तुम कांस्टेंट मान लो, ठीक है, मोल्स को भी कांस्टेंट मान लो, R तो कांस्टेंट होता ही होता है, तो V प्रोपोर्शनल T आएगा। और इसके रिलेशन को हमने ग्राफ के माध्यम से बताया था, B% T, कि ऐसे ग्राफ आता, ठीक है। तो किसी को भी कैसे रिलेट कर सकते हो? प्लॉटिंग ए ग्राफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। 11 ये मैं आपको सलाह दूंगा कि क्लास 11th की जब फिजिक्स पढ़ोगे आप, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स की जो सबसे मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम काउंटिंग कर सकता है, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स का ये क्वेश्चन है, थ्योरी आप में नहीं दिया है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा तो हो सकता है समझ में ना आए। बात सुन आ रही है? क्योंकि आप भी टेक्स्ट बुक पढ़े होगे, आपको पता होगा टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन नहीं है। अब यहां देने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं नहीं, फिजिक्स का है ना, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट के बारे में आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है लीस्ट काउंट के बारे में, तो लीस्ट काउंट की मैं डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं। द smallest quantity, the smallest quantity that can be, the smallest quantity that can be measured by measuring equipment। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वर्नियर कैलिपर्स के लिए यूज किया जाएगा, तो वर्नियर कैलिपर्स की जो सबसे लीस्ट काउंटिंग होगी, जो वो सबसे छोटा चीज मेजर कर सकता है, वही उसके लिए क्या होगा? क्या होगा भैया? लीस्ट काउंट होगा। मेजरिंग इक्विपमेंट मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स लिया, तो उससे हम मापते हैं ना किसी चीज को, ऐसे लगा के। अरे भाई, लेंथ मापने के लिए इसके अंदर रखते हैं, फिर यहां क्या करते हैं, स्क्रू होता है ना, उसको कसते हैं, फिर इसकी लेंथ हम मापते हैं। इसकी ज्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाई मेजरिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब यंत्र जिससे हम मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, व्हाट डू यू मीन by significant figure, state the rule for deciding significant figure। मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया होगा कि सर्टेनिटी जितने सर्टेन वैल्यू होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है, जितने सर्टेन नंबर होते हैं उसी के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप इनके रूल के बारे में भी आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है इनका रूल क्या है।
थोड़ा सा हिंट देता हूं, ऑल नॉन जीरो। वीडियो जाके जरूर देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर वाला। ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जिनकी वैल्यू सर्टेन होती है। बात समझ आ रही है? सर्टेन होती है। ऑल नॉन जीरो होगा जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 136, तो ये तीनों होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मैं लिख लिया 1306, तो ये 0 होगा। ठीक है, और लास्ट 0 जैसे हमने लिखा 150, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, इन डेसिमल। अब आप कहोगे सर पूरा बताओ ना। अरे यार पूरा बता दूंगा तो वीडियो का क्या मतलब हो, जाओ देखो ना समझ में आए तो मेरी गारंटी है। सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो जाके देखो, अगर ना समझ में आए तो मेरी गारंटी है, मैं बोल रहा हूं। इन डेसिमल आफ्टर नॉन जीरो, जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर। जो जीरो होते हैं नॉन जीरो के बाद, जैसे 0.150, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि डेसिमल में काउंट करते हैं। ठीक है ना, यही बेसिक सी चीजें हैं और यही रूल्स हैं। ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं भाई मेरे। पूरा लिख दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, जाके पढ़िएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखो, एक्यूरेसी के बारे में मैंने पूरा बहुत ही अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं बता देता हूं प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी क्या होता है? जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू के एकदम नियरेस्ट वाली जो वैल्यू होती है। अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया, बार बार मेरा ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के एकदम पास में आ रहा, एकदम पास मतलब 5 ग्राम है किसी सब्सटेंस का वेट, और मेरा हमेशा 5.001 ग्राम आ रहा है या 4.9999 ग्राम आ रहा है, मतलब 5 ग्राम के ना एकदम पास में आ रहा है। बात को समझिएगा। तो इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। वैल्यू को क्या बोलेंगे? एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है। प्रिसाइज या प्रिसीजन का मतलब क्या है कि अगर अपने पास 5 ग्राम का सैंपल है और मेरा बार बार जो है 5.01 ग्राम आ रहा, 5.01 आ रहा, 5.01 आ रहा है, मैं जितनी बार आप वैल्यू मेजर कर रहा हूं, बार बार वही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जो एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी होगा। तुमने कहा प्रिसाइज कैसे होगा? अरे भैया ये 5 है, ये 5.001 है, ये 4.99 है, क्या तीनों रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। अरे आपको लग रहा होगा कि ये कम है, ये ज्यादा है, भैया ये पता ही नहीं चलेगा आपको, सेम वैल्यू लगेंगे। तो रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू क्या है? प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी क्या है? एग्जैक्ट। अरे समझ रहे नहीं समझ? तीरंदाजी वाला मैंने सिखाया, जाओ देखो मजा आएगा। एक्सप्लेन द टर्म्स परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हालांकि मैंने तीनों पढ़ाया, बट मैं फिर भी बताता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी सब्सटेंस में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? अरे भाई मैंने कहा एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। कितने हैं? ए बी सी हैं। और आपसे कोई कहे परसेंट ऑफ ए बताओ, परसेंट ऑफ बी बताओ, परसेंट ऑफ सी बताओ, तो कैसे निकालोगे? इसके बारे में क्या बात करते हो? तो परसेंट ऑफ ए लिखते हो ए इंटू नंबर ऑफ ए। अरे भाई अभी मैंने समझाया, तो उसका मतलब तो यही था ना। क्वेश्चन है
अच्छा, ये अलग अलग क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन अलग है और इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला अलग है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रत्येक एलिमेंट का, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक एलिमेंट का जो परसेंट बाई वेट होता है, वेट परसेंट होता है, ऐसा बोलेंगे, जो वेट परसेंट होता है वही क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। जैसे मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी डेटा मुझे याद है इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैं बोलूंगा 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन हमने लिखा है, लेकिन ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या आया है, परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट निकाले हैं आप ईच एलिमेंट इन कंपाउंड, क्या कहलाता है, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर है ना बतिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। और हमेशा इनका सम क्या होगा, हमेशा क्या होगा, परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंपिरिकल फॉर्मूला, ध्यान समझना। अब ये सब डिफिनीशन यार देखो, मैं तो यहां तो क्वेश्चन बताने के लिए आया हूं ना, थ्योरी तो मैं पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद रिवाइज करवा रहा हूं। स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या कहलाता है, इंपिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, इंपिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। और आपको एक चीज पता होगा क्या पता होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला में किसी नंबर से गुणा करने पे इंपिरिकल फॉर्मूला आता है। जैसे मैंने लिखा C6H6, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। जैसे मैंने लिखा C2H4, तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 2, इसका कितना इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, CH2। मैंने लिखा H2SO4, इसका भी इंपिरिकल फॉर्मूला होगा H2SO4 और इसमें कॉमन 1 आ रहा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। मोलिकुलर फॉर्मूला बात करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इसी में बात करेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल एलिमेंट्स को, जो एक्चुअल एटम्स को इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो मैं लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए compound is the formula which indicates the actual number of atom, the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule, of the constituent elements in the molecule। इतना याद नहीं रखना है, बस सिंपल भाषा में इसको समझा दे रहा हूं, ध्यान समझो क्या लिखोगे आप। मोलिकुलर फॉर्मूला इज, क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, molecular formula is the formula which indicate the actual number of atoms,
द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम, या फिर और सिंपल करना चाहो तो लिखोगे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम विच इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट? क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दो रिएक्शन फर्दर हो रही हैं, मान ले रहा हूं मैं AB2 बना रही हैं और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ध्यान समझिएगा, पूरी चीजें मैं बता चुका हूं और आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखना है, डेफिनेशन वहां से याद रखनी है। मेरा काम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में बचता नहीं है, जो लीस्ट अमाउंट में होता है रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट पूरी रिएक्शन पे कंट्रोल रखता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कौन रिएक्टेंट किससे कितना रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, जो हम स्टोइकियोमेट्री से बताते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन था इसमें एसआई यूनिट के बारे में भी बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट्स? जो मीट्रिक सिस्टम था, जो 1960 में 1860 या 1960 ऐसे ही कुछ ईयर है, एसआई यूनिट को मीट्रिक सिस्टम को अपडेट किया गया। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम को अपडेट किया गया। अपडेट करने के बाद, ध्यान समझिएगा, अपडेट करने के बाद एक ऐसी यूनिट बनाई गई जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाएगी, जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाएगी, सिस्टमी इंटरनेशनल, और इसी यूनिट के नाम पे क्या पड़ा है, एसआई पड़ा है। ठीक है, तो आपको मैं डिफिनीशन के बारे में ज्यादा लोड नहीं दूंगा, डिफिनीशन आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरा मकसद यहां एक्सरसाइज कराने का सिर्फ इतना है कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर ले जाऊं, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाए बेटा, कवर हो जाए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं समझे? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, ध्यान समझना। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक रेशियो है। अगर ए सब्सटेंस है, इसका मोल Na है, बी सब्सटेंस है, इसका मोल B है, तो इसको कैसे अपनी भाषा में लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? दिस इज रेशियो। रेशियो किसके रिस्पेक्ट में? टोटल मोल के रेशियो में, टोटल मोल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोल का रेशियो है। तो मोल्स ऑफ ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb हो जाएगा। इसकी डिफिनीशन भी आप टेक्स्ट बुक से याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बता रखा है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताऊंगा। मोलैरिटी एक लाइन में याद करना है, मैंने बोला था दिस इज स्टेट दैट, कुछ भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन मेन लाइन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1000 ml of सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो सॉल्यूट के मोलों की जो संख्या होगी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, वो क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त? वो मोलैरिटी रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना?
क्लियर है तो आगे बढ़े फिर। ठीक है, मोलैरिटी क्लियर है, ओके। अगर आपसे बात की जाए, ध्यान समझिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम। लेंथ का मीटर। क्लियर है ना? चलो, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है ये? ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम of solvent, this is called molality। इन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 लीटर और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करता है। स्टाइक्योमेट्री क्या है? स्टाइक्योमेट्री ही डिसाइड करता है कि कौन रिएक्टेंट किससे कितना रिएक्ट करेगा और कौन प्रोडक्ट किससे कितना बनाएगा। इसलिए स्टाइक्योमेट्री को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिख दूं 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। अगर आपसे किसी ने कहा, ध्यान समझिएगा, अगर आपसे किसी ने यह कहा कि स्टाइक्योमेट्री क्या है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशन जो प्रदान करता है, ध्यान समझिएगा, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिर्फ स्टाइक्योमेट्री के बारे में पूछा। तो स्टाइक्योमेट्री क्या करता है? क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रदान करता है किनके किनके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। देखो 2 मोल NH3 प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल N2 को, या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता हूं 3 मोल H2 को। तो देखो क्या क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या क्वांटिटेटिव है ना, हाउ मच हाउ मेनी। तो क्या है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन कर रहा है? स्टाइक्योमेट्री। और इन्हें क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। NH3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। N2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। और H2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है मेरे दोस्त? 3 है। कितना है? 3 है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, और समझ में आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे कौन से क्वेश्चंस हैं? Why there is a need of rounding of figures during calculation। देखो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो ना, तो उस कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ एरर होती है। तो जो लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने लिखा कोई डिजिट 7.543, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं आप उसी लैंग्वेज में आंसर दोगे, तो ये जो होगा ना ये बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये उससे भी थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर मैं इसको एक्यूरेट बताना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं 17.5 ज्यादा एक्यूरेट है 17.54 से। क्यों? जितना आप आगे जाते हो, जितना आप लीस्ट काउंट करते हो, उतनी एक्यूरेसी कम आती है। इसलिए हम राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं ताकि हमें अच्छा एग्जैक्ट बिना एरर के डेटा मिल सके। अब इसके बहुत सारे कारण हैं,
या तो हमारा इक्विपमेंट खराब होगा, या तो हमसे एरर हो गया होगा, या तो फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ये एरर आ रहा होगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात की जाए, कह रहा है कि why does molarity of a solution depends upon temperature। तो समझना, PB इक्वल टू nRT, ठीक है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल होता है T के, यहां से दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हो, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हो, परसेंट W/W का फॉर्मूला लिखते हो, तो देखना इफेक्ट तो वहां डालेगा ना जहां वॉल्यूम होगा। भाई व्हाई डज मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अरे भाई पीबी इक्वल टू एनआरटी से है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। यहां पे मोल फ्रैक्शन भी लिख दूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन Na प्लस NB हो गया। लेकिन अगर मोलालिटी की बात करोगे तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का पार्ट ही नहीं है। मास कभी चेंज हो ही नहीं सकता भाई मेरे, मास तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। किसकी वजह से? किसकी वजह से? वॉल्यूम के, टेम्परेचर की वजह से। तो ये भी नहीं चेंज होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अरे इतना तो लाइन समझ में आ ही रहा होगा आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है ना? पक्का? आगे बढ़े? ठीक आ रहा है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, व्हाई इज एक्यूरेट मेजरमेंट क्रूशियल इन साइंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका था वो वही था, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री विच डील्स विथ separation, identification, qualitative and quantitative determination of composition of an compound। बात समझ आ रही है? तो ये ठीक है। कह रहा why, दूसरा क्वेश्चन है why is accurate measurement crucial in science। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दे रहा हूं, या तो पुअर डेटा एनालिसिस आएगा, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तीसरा, या तो फिर पुअर इक्विपमेंट हो सकता है। क्लास में सर पुअर इक्विपमेंट। अब इन्हीं तीनों चीजों पे आप लेक्चर दे सकते हो। कि मान लो आप कह रहा कि व्हाई मेजरमेंट क्रूशियल इन साइंस, क्यों हम मेजरमेंट करते हैं तो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, क्रूशियल क्यों है भाई? या तो पूरे डेटा एनालिसिस हो आपके पास, बहुत गंदा सा एनालिसिस किया हो आपने, या तो आपसे एरर हो गया होगा, या तो आपका इक्विपमेंट खराब होगा, या तो आपका इक्विपमेंट खराब होगा, या फिर टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, मेजरमेंट में दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हाउ मेनी, देखिए आप लोग ना जो मैं बता रहा हूं उसी पे ध्यान देना, बहस बिल्कुल नहीं करना, बहस करो तो गड़बड़ा जाओगे। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं इतना उम्मीद तो रख ही सकता हूं कि आप लोगों को क्या आएगा समझ में, क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं सेक्शन 3 के। ठीक है, क्लियर है? तो रूल रिवाइज करने होंगे सबसे पहले। अगर रूल रिवाइज हो गया है तो करना स्टार्ट कर लीजिए, सब लोग करिए भाई, बताता हूं मैं। देखिए अगर लिखा है 45.26, ध्यान समझना 45.26, तो सारे जो 45.26 ए वाला ऑप्शन,
तो 45.26 में तो सारे तो नॉन जीरो है ना, और नॉन जीरो क्या होंगे भैया मेरे, नॉन जीरो तो सारे के सारे होंगे ना, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4। कितना होगा मेरे दोस्त, 4। बी 0.109, 0.109। अब देखना इसमें सारे नॉन जीरो तो होंगे ही होंगे, तूने कहा चलो ठीक है, 1 भी होगा 9 भी होगा, हाँ 1 और 9 होगा क्यों नॉन जीरो है, और 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो भी होता है, तुमने कहा चलो ये जीरो हो गया। अब ये पहले अगर डेसिमल में किसी नॉन जीरो से पहले जीरो आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, काट सा रहा है पता नहीं क्यों, ओके ओके। अगर कभी भी जीरो नॉन जीरो से पहले आता है डेसिमल में तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन जीरो के बाद में आएगा जीरो तो उसको काउंट करते हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखा है 0.00025। अब इसका बताओ क्या होगा, तो इसका होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आप खुद सोच के बताओ कितना होने वाला, ये होगा ये होगा, एकदम इत्मीनान से सोच के बताओ। क्या नॉन जीरो वाले होंगे, तो नॉन जीरो वाला कौन है, 2 और 5 है। अगर नॉन जीरो 2 और 5 है मेरे दोस्त, तो नॉन जीरो से पहले अभी एक रूल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था मैं, कि जितने भी जीरो पहले होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर उनको हम काउंट नहीं करेंगे तो ये वाले नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी वाला अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक ही में टाइप होकर आया है। 2.3659 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखो इसका तो सिग्निफिकेंट में फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको तो बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे। इसको बताओ, इसका बताओ, सारे के सारे नॉन जीरो है मेरे भाई, सारे के सारे नॉन जीरो। कितने नॉन जीरो हैं, 5। कितने हैं मेरे दोस्त, 5 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। ई 52.0। और यहां एक रूल और याद करने वाली चीज है, क्या याद करने वाली चीज, ध्यान समझना, कि नॉन जीरो तो होंगे ही होंगे, डेसिमल में अगर कोई जीरो लास्ट में आ रहा है तो उसको भी काउंट करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर एफ की बात करोगे आप, तो एफ में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 2 तो होगा और लास्ट वाला 0 भी होगा, क्यों, अरे भाई डेसिमल में लास्ट में 0 आया ना, वो भी तो वही है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है। 8.54 8.50 क्या हो जाएगा, 8.50 इंटू 10⁴। ये 10⁴ और कोई भी हो इसका कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 लास्ट में 0 है, तो ये भी होगा, हो जाएगा 3। कितना, 3। ये 300 देखो जरा, देखो अगर ये 300 होता तो सिर्फ इसका 1 होता, 300 अगर डेसिमल लग जाता तो इसका 1 2 3, तब तो 0 काउंट होता ना भाई, नॉन जीरो के बाद वाले 0 तो काउंट होंगे ना, तब कितना हो जाता, 3 हो जाता। ये लिखा है 300.0, तो नॉन जीरो में ध्यान समझना, डेसिमल में नॉन जीरो के बाद वाले 0 जितने भी 0 आएंगे सब काउंट करते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। तो ये देखो 4 होगा कि नहीं होगा, इसका 4 हो जाएगा, चारों काउंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें, मजा आ रहा है, आइए। 2 significant figure, round off each of the following quantities to significant figure। आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन आया, मजा आएगा, थ्योरी खत्म हुई ना, हाँ। 25.55 ml। अब तुमको दो में राउंड अप करना है, ध्यान समझना, 2 में राउंड अप करना है, तो 25.5 को तुम क्या लिख सकते हो, मतलब 25 पॉइंट, क्या इसको 26 लिख सकते हो,
अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आराम से सोच के बताओ, क्या इसको 26 लिख सकते हो? अरे भैया मैंने आपको राउंड ऑफ में बताया था, जब 5 आ जाएगा, जब 5 का मैटर फंस जाएगा तो करना क्या है मेरे दोस्त? तब करना यह है कि 5 से पहले अगर इवन नंबर है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। ऑड होगा तो क्या करेंगे? उसको इवन में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2.6 इंटू 10⁻1। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। बट ये वाला ज्यादा सही है, यही लिखिएगा। क्लियर है? दूसरा 0.00254 m, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो मेरे को पता है 2 आना चाहिए, तो ध्यान समझना। लास्ट वाले को हटाएंगे तो हमने लिखा, पहले सुनो, पहले मैंने लिख लिया 2.5 इंटू 10⁻, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 10⁻³ राइट साइड जा रहे हैं ना। अरे होगा कि नहीं होगा? ये 4 भी था, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तुमने कहा हाँ, कर सकता हूं। अब तुम्हारी सद्बुद्धि बताओ, लास्ट में 4 है तो 4 क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है तो हटा देंगे, तो लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ अब तुम इसमें सोच के बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अरे भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2 है ना, तो कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो 2.5 इंटू 10⁻³ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप चाहे तो इसको 0.0025 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है। ये पावर में चेंज करना तब इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी मामला फंसे और आपको जरूरत पड़े पावर में आप चेंज कर लीजिए। अरे भाई इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसको आप 0.0025 भी तो लिख सकते हो, वही चीज तो ये है। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है? हाँ ठीक है। आया 1.491 इंटू 10⁵ मिलीग्राम। देखो अपने को फोकस करना इस पे, उसके बाद क्या 9 है तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁵। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने कहा कि 199 है, ध्यान समझना 199 है और अपने को 2 डिजिट में लिखना है किस में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है, तो आप खुद सोच के बताओ कि क्या लिखोगे। आप खुद सोच के बताओ क्या लिखोगे। 2 डिजिट में होना चाहिए। 2 डिजिट के लिए क्या करोगे? अरे भाई वह 199 को किसमें चेंज कर दो? किसमें चेंज कर दो मेरे दोस्त? अरे भैया 200 में चेंज कर दो। तुमने कहा हाँ नियरेस्ट तो 200 होगा, लेकिन क्या होगा? 200 होगा ना। देखो इसका नियरेस्ट तो 200 होगा, लेकिन तुमने कहा जैसे ही मैंने 200 में चेंज किया सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो हमने कहा रुको ये नहीं चाहिए अपने को, इसको मैं चेंज करता हूं। इसको मैं 2 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं। तुमने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो मैंने कहा सुनो इसको 2.0 कर दो इंटू 10⁻² कर दो, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? 2.0 इंटू 10⁻²। वैल्यू तो सेम है बट लिखना कैसे है? ऐसे लिखना। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। और ऐसे लिखोगे तब जाके आपको मजा आने वाला है। क्लियर है? ठीक है। राउंड अप ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक क्वेश्चन अलग अलग करके दिया है, तो मतलब एक ही साथ दिया है तो अलग अलग करके करेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है। देखना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डिनोट करना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 1.43 है, सोचो जरा 1.43 है,
1.43 में खुद ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं चेंज करने की जरूरत है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहेगा। दूसरा आपने लिखा 458 10⁻² सेंटीमीटर। तुमने कहा सर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये तो सही नहीं है, तो हमने कहा चेंज करो, तुमने कहा 4.58 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। अरे लिख सकते हैं? तुमने कहा बिल्कुल लिखेंगे सर, उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है? 3 है, तो ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला क्या होगा? राउंड ऑफ करेक्ट होगा। तुमने कहा चलो ठीक है। 643 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद सोच के बताओ कि 643 का 3 डिजिट में 3 डिजिट में राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा? 643 की बात कर रहा हूं, 643 और जैसा कि आपको पता है कि चाहो तो आप 1.43 और 643 में कंपैरिजन करवा लो, दोनों सेम दिखेंगे। दोनों कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे। अरे भाई इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो 3 ही में लाना है ना, तो क्यों राउंड ऑफ करेंगे? आंसर ऐसे ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहें सर इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो 6.43 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? कितना मेरे दोस्त? कितना है? 3। कितना है? 3। मुझे क्वेश्चन मिलाते हुए चलना है इसलिए मैं कह रहा हूं टेक्स्ट बुक आप लोग भी रखिए साथ में, आपको भी वीडियो पॉज करके करने में मजा आएगा। आप लोग करोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना? और क्वेश्चन देखने से नहीं होने वाला है, रूल आप पढ़िए और टेक्स्ट बुक खोलिए, करिए, फिर मैं जब करवाऊं तो उसको मैच कराइए। ठीक है ना? फिर उसके बाद समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हम क्या सही कर रहे थे और हम क्या गलत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखना, मैंने कहा सुनो 0.039 को चेंज करना है, किसमें? 3 डिजिट में। हमने कहा ये तो ससुरा को खुद ही 2 डिजिट में है, तो तुमने कहा सर 2 डिजिट में है, इसका मतलब 0 बढ़ाएंगे। तुमने कहा 0 कब बढ़ा सकते हैं? तुमने कहा सर जब साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लिखो। तुमने कहा सुनो, इसको मैंने चेंज कर दिया 3.9 इंटू 10⁻1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 10⁻²। तुमने कहा सर 3.90 इंटू 10⁻² लिख दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 है, यही करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर नहीं है मेरे दोस्त, ना 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 ना। कितना सिग्निफिकेंट फिगर कितना कह रहा? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 6.398 इंटू 10⁻³ होना कितना चाहिए? 3 है, कितना? 4। तो चेंज करेंगे, देखना जरा, ये 9 है, ये 8 है, तो 8 को हटाएंगे तो 9 में बढ़ाएंगे, 9 में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6.40 इंटू 10⁻³ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अरे भाई इसको हटाओगे, आप इसको हटा दो, 3 लाना है ना, इसको हटा दो, बताया है क्लास नोट्स में, पढ़ो ना सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो। तो इसमें 9 में 0 आ गया, 0 ये हो गया तो 4 हो गया, वही तो लिखा। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त? समझे। 0.0179, ठीक है, ग्राम। कैसे करोगे? कैसे फील आएगा 3 करना? तुमने कहा 3 करना है, अरे भाई 3 डिजिट में रखनी है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने में रखना? 3 में रखना, तो 3 तो है ना। अरे भाई इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 ही है ना। तुमने कहा इसको अच्छे में दर्शा सकते हैं? तुमने कहा हाँ, देखो इसको 1.79 इंटू 10⁻⁻², 1 आया, 2 आया, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं। बात समझ आ रही है? कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही होगा। चलो 79,000 मीटर।
तुमने कहा सर इसको कैसे लिखा, हमने कहा सुनो 7.90, देखो ना 2 ही डिजिट है तो 0 लाना पड़ेगा, यही तो गेम है भाई मेरे। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 3 में बदलना तो 1 को राउंड ऑफ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 ही आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हें 0 लगा के बढ़ाना पड़ेगा। देखो 7.90 इंटू कितना है, 1 2 3 तो इधर है, 10⁴ मीटर। क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है? आराम से सोच के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सोच के बताओ, और आ जाए तो मुझे बता देना, मैं भी समझ लूंगा कि हाँ भैया आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल, और सब बच्चे कर लेंगे इसको। दे रखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, किसका, 42 1 50। हमने कहा यार 3 में बदलना है, ध्यान समझना, 42 1 50 को 3 में बदलना है। तुमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तुमने कहा सर 4 हैं, ये वाला तो काउंट ही नहीं हो रहा। हमने कहा एक को और 0 बनाओ, क्यों? अरे भाई हमने रूल पढ़ा है ना, हमने क्या रूल पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है कि लास्ट वाले 0 जो होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं यूज होता है उनको काउंट नहीं किया जाता। अगर उनको काउंट नहीं किया जाता तो फिर अच्छी बात है ना। तो देखो 4 2 5 है, इवन है तो इसको बदल दिया 2, ठीक है। अरे समझे, 4 2 2 0 0, 4 2 2 0 0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। और इसी को कैसे लिख सकते हो आप, 4.22 इंटू 10⁻3 3 नहीं बल्कि 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 10⁻4। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना मेरे दोस्त, कितना, 3, कितना 3। क्लियर है? हाँ क्लियर ही होगा। आगे देखो, लिखा है 649.85, लाना 3 में, लाना 3 में है तो राउंड ऑफ लेना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई 5 5 है ना, तो तुमने कहा 3 के बाद ले लें क्या, हमने कहा 3 के बाद ही ले लो। तुमने कहा अच्छा अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा 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 अच्छा, तुमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखो तुमने कहा सर 6 4 9, ये 8 है, हमें 3 में राउंड ऑफ करना है। तुमने कहा सर 650 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, 650 लिख लिया। हमने कहा चलो ठीक है 650 तो लिख लिया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं सर, इसको मैं 6.50 इंटू 10⁻2 लिख लूंगा। हमने कहा बस ये लिखते ही तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। अपने को कैसी भी कोशिश करके ना चेंज करना, किसमें चेंज करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 23 64। देखो मुझे कुछ भी करके ना मुझे 3 में चेंज करना। देखो अब 6 के बाद 4 है तो क्या हो जाएगा, 236 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, 2.36 इंटू 10⁻2 कर लीजिए, ये भी आंसर हो सकता है। मिलीमीटर आगे दिया है तो लगा लीजिएगा। अरे भाई 6 के बाद 4 है, 4 5 से छोटा है, तो इस वाली डिजिट को नहीं बढ़ाएंगे, इस वाली डिजिट को नहीं बढ़ाएंगे, और ये इस वाली डिजिट को नहीं बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, बाकियों से लेना देना नहीं है भैया, हमको 3 तक चाहिए ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। यही गेम समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो लिखा है 41962, ज्यादा है, इसको कैसे लिख दो, 0 0, कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 419 19 चाहिए। अब आगे 6 है
तो 4 2 0 हो गया। क्या हो गया? 4 2 0 हो गया। तुमने कहा बस 4 2 0 यही आंसर है। क्यों? अरे ये सिग्निफिकेंट फिगर में तो काउंट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। 0 0 होगा ना, डेसिमल में 0। डेसिमल में 0 क्या होता है? ध्यान समझिएगा, डेसिमल में 0 क्या होता है, लास्ट में है तो उसको काउंट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो आपको एक चीज मैं बताता हूं, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। दोनों में जितने डेसिमल के बाद नंबर, जैसे मैंने 2.30 ऐड किया, 1.4 ऐड किया, 2.567 ऐड किया, कुछ भी ऐड किया तो अपने का 7 आया, 6 आया, 9 3 12, 2 आया, 2 आया, 3 4, 3 2 5 6, 6.26 आया, 267 आया। आपको ना सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं करना, सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं करना है। हो सकता है कि मैंने आपको बताया हो सिग्निफिकेंट फिगर से, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करते समय करना है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में है। मैंने थ्योरी पढ़ाते समय एक ही साथ बताया था, तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो अगर जिसमें दशमलव के बाद मिनिमम नंबर पे, मिनिमम पोजीशन पे क्या होंगे? डिजिट्स होंगे। देखो दशमलव के बाद 1 प्लेस पे है, दशमलव के बाद 2 प्लेस पे है, दशमलव के बाद 3 प्लेस पे है। तो आंसर किस में आएगा? मिनिमम प्लेस वाले का। तो लिखूंगा मैं 6.2, 6.2 नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या है? 6 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 6.3 आएगा। क्या आएगा? 6.3 आएगा। तो जैसे मैं पहले ही बता दूं, दशमलव के बाद 1 प्लेस है, दशमलव के बाद 2 प्लेस है, दशमलव के बाद 2 प्लेस है, दशमलव के बाद 2 प्लेस है, तो आंसर इसका आएगा दशमलव के बाद 1 प्लेस। कितना भी आए कोई दिक्कत नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दशमलव के बाद 1 प्लेस तक आंसर आना चाहिए। जैसे इसमें दशमलव के बाद 1 प्लेस है, दशमलव के बाद आपको प्लेस नहीं है, दशमलव के बाद इतना प्लेस है, दशमलव के बाद इतना प्लेस है, दशमलव के बाद इतना प्लेस है। तो जो बी वाले में आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कोई प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्या है? अरे मिनिमम तो ये है ना, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो आंसर में भी हमारे डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो आंसर में भी हमारे डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज समझ में आ गया है आप लोगों को, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ऐड करना है 2.3 इंटू 10⁻3। मैंने सबको 10⁻3 में लिख लिया, क्या दिक्कत पड़ता है? देखो इसको भी 10⁻3 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 42। अरे भाई मेरे 42.2 इंटू 10⁻3। इसको लिखना चाहो तो 9.04 इंटू 10⁻3, और इसको लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 871 8.71 है, तो 871 इंटू 10⁻3। क्योंकि गुणा भाग करते समय ना एक चीज का हमको ध्यान देना होता है। किस चीज का? कि अगर आप गुणा भाग कर रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान दो आप, कि पावर उनके ना सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पावर सेम होने चाहिए। अगर पावर सेम नहीं होंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर पावर सेम नहीं होंगे तो हो सकता है कि आंसर सही ना आए। तो इसीलिए
इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं ध्यान समझना, इंटू 10³ आएगा। ऐड करने पे क्या आएगा देखना, दशमलव के बाद 04 है तो 4 हो गया, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है 20 है, कोई नहीं, 325 तो 5 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने ऐड करके रखा हुआ है, कितना है 92.92924 9224.54, ठीक है, इंटू 10⁻3। तो आंसर हमें कितने देना, 2 डिजिट में देना, तो क्या आएगा 9.245 इंटू 10⁵। अरे भाई डेसिमल यहां लेके आया तो लिख सकता हूं, आंसर हमें 2 डिजिट में देना है, तो 9.24 क्या है 5 से छोटा है, इंटू 10⁵। ये होगा अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट, जितना इसका है उतना उसका भी होना चाहिए। इस पॉइंट पे मैंने ये चीज आपको बताई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने दूसरे का किया तो मैंने कहा इसको भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना 300, घबराना नहीं है यार 319.5 माइनस, क्या इसको माइनस से सबको सम कर लो, बिल्कुल कर लो, 20,460। पहले गुणा भाग कर लो ना, कोई दिक्कत, जैसे घटाते वैसे घटाओ ना, बाद में वो तो गुणा गणित लगाएंगे ना। इसमें जोड़ घटाओ में तुम लोग क्यों घबरा जाते हो, बिल्कुल नहीं घबराना भाई। अरे भाई जोड़ घटाओ तो कर ही सकते हैं, वो तो बात की बातें हैं, वो तो बात की बातें हैं। तो 319 में से इसको मैंने घटाया तो मैंने जोड़ के रखा हुआ ताकि आपकी कैलकुलेशन का समय बचे। और भाई जोड़ घटा करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। आएगा 3, आएगा 3, ये पूरा आएगा -2199.379 ग्राम। कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैंने ऐड किया है। अब लगाएंगे इसमें केमिस्ट्री, अभी तक केमिस्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं थी, अब इसमें लगेगी केमिस्ट्री। देखना क्या केमिस्ट्री लगा रहे हैं। देखो इसको पकड़ेंगे, इसमें डेसिमल के बाद कोई भी पोजीशन नहीं है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा कितना, -20,199 -20,199 ग्राम। कोई भी बहस नहीं है, कोई भी दशमलव के बाद डिजिट नहीं आएगा। क्या है, कोई भी दशमलव के बाद डिजिट नहीं आएगा। इस बात को हमेशा नोट करके रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।